नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो पे हम सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड पढ़ेंगे। हमने आर पढ़ लिया, आर के साथ ई भी पढ़ लिया, हमने सी लोड भी पढ़ लिया, एल लोड भी पढ़ लिया। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल लोड यानी एज ए लोड जो चौक कॉइल की तरह यूज होता है, कॉइल की तरह यूज होता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि अगर मेरे पास रेसिस्टिव और इंडक्टिव कॉइल का कॉम्बिनेशन हो तो इस कंडीशन में मेरा जो डायोड रेक्टिफायर है वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे, सर्किट में क्या डिफरेंस है, और साथ में वेवफॉर्म भी बनाएंगे और लास्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो आइए हम सर्किट डायग्राम में एक एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर यानी डायोड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम और आर ई लोड या एल लोड में डिफरेंस यही है कि आर ई लोड में जो हमारा इंडक्टेंस था, प्योर इंडक्टेंस था कॉइल के अंदर, वो हम जीरो मान के बैठे थे। और सिमिलरली जो एल लोड था उसके अंदर जो प्योर रेसिस्टिव जो वैल्यू थी, रेसिस्टेंस की वैल्यू थी, उसको जीरो मान के बैठे थे। यानी वो एक प्योर रेसिस्टिव कॉइल था और दूसरा प्योर इंडक्टिव कॉइल था और दूसरा प्योर रेसिस्टिव एलिमेंट था। लेकिन यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप देख रहे होंगे आर और एल को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, लाइक एज ए कॉइल, लाइक एज ए चौक कॉइल। डिपेंड करेगा आर की वैल्यू बड़ी रखनी है कि एल की वैल्यू, वो एज पर लोड होता है। नॉर्मली अगर हम कॉइल की बात करें तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, जो एल की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है रेसिस्टिव लोड से। तो बच्चों यहाँ मैंने डायोड लगाया विद द स्विच एस। जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है दैट इज वी एस। इस वी एस की जो वैल्यू है दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये साइनसोडल वेवफॉर्म है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे साइनसोडल वेवफॉर्म का, तो दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। अब बच्चों इसको मैंने डायोड के थ्रू कनेक्ट किया। डायोड मेरा सिंगल डायोड है, इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वीडी। वीडी मैंने कंसिडर किया। अब वो डायोड का अक्रॉस वोल्टेज आपको पता है, आइडियल कंडीशन हम जब मानते हैं तो कंडक्शन मोड में जीरो मानेंगे और बाकी जब डिवाइस ऑफ मोड में रहेगा तो हम मानेंगे टोटल सप्लाई वोल्टेज को आकर अपने अक्रॉस अपीयर करा रहा है, अपने थ्रू फ्लो होल्ड करके रखा है। आरएल लोड में जो करंट की वैल्यू यहाँ पे मानेंगे बच्चों वो आई नॉट मानेंगे। जो सप्लाई करंट है उसको मैंने आई एस माना और लोड करंट को मैंने आई नॉट माना। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे आई नॉट करंट जो है आर और एल कैसे पास हो रहा है। रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मैं उसको वी आर मान लेता हूँ प्लस माइनस, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैंने वी एल मान लिया प्लस माइनस, और इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं रेसिस्टिव ड्रॉप प्लस इंडक्टिव ड्रॉप का जो सम होगा, यानी वी आर प्लस वी एल। अब आइए बच्चों इसी सर्किट डायग्राम के थ्रू हम वेवफॉर्म समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सर्किट डायग्राम में जब हम बैटरी से पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरे डायोड को आइडियली कंडक्ट करना चाहिए था, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड को आइडियली ऑफ मोड में चला जाना चाहिए था। लेकिन आप भूलिए मत, यहाँ पे इंडक्टिव लोड है और इंडक्टर एक बार चार्ज हो गया, कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, तो वो फोर्सली डायोड को टर्न ऑन करने की कोशिश करता है। वो चाहता है डायोड ऑफ मोड में भी कंडक्ट करे। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो प्योर इंडक्टिव लोड था और आरएल लोड था, इन दोनों के वेवफॉर्म में थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने प्योर इंडक्टिव लोड आपको पढ़ाया था तो वहां पे जो वेवफॉर्म था वो एक कंप्लीट यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में यानी पाई से 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आइए इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैंने सप्लाई वोल्टेज यानी वी एस वी एम साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी मैंने प्लॉट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वी एस है दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो हम ऑलरेडी पहले से कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक साइनसोडल वेवफॉर्म बनेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, पाई बाय 2 पे मैक्सिमा होगा और वापस पाई पे फिर से मिनिमा। सिमिलरली बच्चों पाई से 3 पाई बाय 2 पे मिनिमा होगा और फिर से 2 पाई पे जीरो हो जाएगा और वापस फिर से मैक्सिमा 5 बाई 2 पे 3 पाई। ऐसे करके हम मल्टीपल साइकिल्स ड्रॉ कर सकते हैं। पर एज पर मी बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ एक कंप्लीट साइकिल की जरूरत है। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप पेपर पे डायग्राम बनाएं तो कंप्लीट आपको 2 साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है, 1.5 साइकिल आप बना सकते हैं, यानी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या फिर आप एक साइकिल से भी वेवफॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस वेवफॉर्म में ये 2 वेवफॉर्म हमने कैसे डेवलप किया।
तो जो पहला था दैट वाज Vs, और Vs की वैल्यू कितनी थी Vm sin ओमेगा t। चूंकि R के साथ L लोड भी कनेक्टेड है बच्चों, तो रेसिस्टिव लोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वो मैं मान के चल रहा हूँ VR, यानी VR वोल्टेज ये है। अब ये VR वोल्टेज ले लिया मैंने, VS वोल्टेज ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी VL की वैल्यू होगी वो हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है बच्चों यहाँ पे समझना। इवन ये समझने के बाद जब आप आगे रेक्टिफायर सर्किट में, कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट में यानी थारिस्टर को यूज करके हम सेम चीजें एनालिसिस करते हैं। बस अंतर यही होता है कि यहाँ पे डायोड होता है, वहाँ पे थारिस्टर होता है। तो वहाँ आपको काफी मदद मिलेगी अगर आप इन सभी को अभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा बच्चों वो होगा VS माइनस VR, यानी टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो VS था माइनस का वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वोल्टेज अक्रॉस जो VS है वो ये वेव फॉर्म है, वोल्टेज अक्रॉस R है ये है। तो इन दोनों में से जो डिफरेंस एरिया होगा यानी ये वाला जो एरिया होगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये VS माइनस VAR में निकालने जा रहा हूँ। तो ये जो एरिया होगा इसी एरिया को हम नॉर्मली बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी VL। ये पहले वाले वेव फॉर्म में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी होगा, और सिमिलरली बच्चों ये वाला एरिया जब हम अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैलकुलेट करेंगे ये वाला एरिया कहलाएगा VL। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो VL है वो सप्लाई वोल्टेज माइनस रेसिस्टिव वोल्टेज का डिफरेंस है, और ये रेसिस्टिव वोल्टेज का एरिया है, ये टोटल सप्लाई वोल्टेज का एरिया है। तो रेसिस्टिव वोल्टेज के एरिया को सप्लाई वोल्टेज में से माइनस कर लिया तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यानी ये वाला जो कर्व है वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चों, जब ये डिवाइस कंडक्ट करेगा तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे V0 है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। V0 पे इस पे आइडियली मान के चल रहा हूँ एट ओमेगा t इक्वल टू 0 पे डिवाइस कंडक्ट होगा, यानी डिवाइस टर्न ऑन हुआ। मेरा जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, जीरो से मैक्सिमा गया बच्चों, मैक्सिमा के बाद वापस फिर से मेरा जीरो पे आया, यानी जीरो से पाइप तक मेरे डिवाइस को टर्न कंडक्ट करना चाहिए था, और उसी टाइम तक मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए था। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो VR और VL का सम होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है बच्चों, इस ड्यूरेशन में यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस ड्यूरेशन में मेरा इंडक्टर चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद जैसे ही रिवर्स बायस का मोड आएगा, यानी इस वेवफॉर्म में आप देखेंगे जैसे ही पाई के बाद नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस कंडीशन में मेरा डायोड चाहेगा कि मैं रिवर्स बायस हो जाऊं, क्योंकि एनोड को जैसे ही नेगेटिव, कैथोड को जैसे ही पॉजिटिव मिलता है तो मेरा डिवाइस रिवर्स बायस होना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। मेरा इंडक्टर अभी चार्ज हुआ था प्लस माइनस से, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा माइनस प्लस से, तो ये कैथोड को माइनस और एनोड को प्लस अपीयर कराएगा, और फोर्सली डायोड को ऑफ होने से मना कर देगा। यानी वो बोलेगा कि मेरे पास सेल्फ वैल्यू है, और ये वैल्यू इतनी कैपेबल है कि आपको ऑन मोड में रख सकती है, इसीलिए आपको ऑफ होने की जरूरत नहीं है। और इसी रीजन से बच्चों कि मेरा डिवाइस फोर्सली अभी ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा? जब तक इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज उस डायोड के वोल्टेज से कम नहीं हो जाए, यानी जब तक उसको फोर्सली ऑन करना बंद ना कर दे। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा इंडक्टेंस की वैल्यू पे कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है और वो कितना चार्ज हुआ है। तो मैं एक छोटा सा एंगल ले लेता हूँ बच्चों कि ये इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक मेरे डिवाइस को फोर्सली ऑन करके रख रहा है, मीन्स नेगेटिव साइकिल मुझे मिल रहा है, यानी यहाँ तक मेरा डिवाइस ऑन हो रहा है। जबकि डिवाइस को ऑफ कहाँ हो जाना चाहिए था बच्चों? पाई पे ही। ये मैं एंगल अल्फा बीटा कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं इस एंगल को बीटा मान के चल रहा हूँ। इस एंगल को आप गामा भी मान सकते हैं, कोई भी नोमेनक्लेचर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जहां नॉर्मली रेसिस्टिव लोड में डिवाइस पाई पे जीरो हो रहा था, वहां RL लोड में मेरे डिवाइस पाई पे जीरो नहीं हो रहा है, यानी आउटपुट वोल्टेज मुझे नेगेटिव साइकिल में भी मिल रहा है। और नेगेटिव साइकिल में कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडक्टेंस की वैल्यू पे। अब आप जस्ट कोरिलेट कीजिए प्योर इंडक्टिव लोड से।
प्योर इंडक्टिव लोड पे कंप्लीट नेगेटिव साइकिल भी मुझे मिला था। क्यों मिला था नेगेटिव साइकिल? क्योंकि वहाँ प्योर इंडक्टिव लोड था, रेसिस्टेंस नहीं था, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ और इस वजह से इंडक्टर मेरा फुल्ली चार्ज हो गया और डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत छोटा एंगल तक मिल रहा है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ बीटा एंगल तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब हम आगे बात कर रहे हैं करंट की, यानी आई नॉट का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो आई नॉट ही मेरा आई एस है। जब सर्किट क्लोज होगा तो लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वही मेरा सप्लाई करंट होगा। तो आई नॉट की वैल्यू जब तक वोल्टेज मिलेगा तब तक मिलेगी। वोल्टेज मुझे कब तक मिला है बच्चों? बीटा तक, यानी जीरो से लेकर बीटा तक। तो स्वाभाविक है करंट भी जीरो से बीटा तक मिलेगा। प्लस दूसरी पॉइंट, जो मैक्सिमा था अब वो पाई बाई 2 पे नहीं होगा, मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमा सेंटर में आएगा, इनिशियली करंट की वैल्यू बढ़ेगा, फिर मैक्सिमा जाएगा और वापस बीटा एंगल पे आके जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में भी होगा और ये सेकंड पॉजिटिव साइकिल में भी होगा, क्योंकि मेरा डिवाइस दोनों कंडीशन में सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा डिवाइस ऐसे नॉर्मली पाइप पे ऑफ होना था, लेकिन इंडक्टर ने उसको फोर्सली ऑन करके रखा है। कहाँ तक? बीटा तक। इसीलिए मेरे डिवाइस में बीटा तक कोई भी एंगल नहीं मिलेगा, डायोड कोई भी वोल्टेज डायोड के अक्रॉस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे वो बीटा को अचीव करेगा, यानी इस एंगल के बाद मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलने लगेगा डायोड के अक्रॉस, क्योंकि डिवाइस मेरा बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो। यानी अब सिंपल से भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे डायोड का वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, वहीं से आप इमेजिन कर लीजिएगा बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा वहीं से मुझे डायोड का वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब तक डायोड का वोल्टेज मिलेगा तब तक आउटपुट वोल्टेज, जब तक मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा तब तक डायोड का वोल्टेज जीरो है, और जब से मेरा डायोड का वोल्टेज तब से मिलेगा जब से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलनी बंद हो जाए। तो ये सिंपल सा वेव फॉर्म आप बना सकते हैं। वेव फॉर्म मैंने वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज का बनाया, आउटपुट वोल्टेज का बनाया, आउटपुट करंट का बनाया, साथ में डायोड के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज का बनाया, और रेफरेंस एक्सिस क्या माना है बच्चों? ओमेगा टी। आप उसको चाहे तो थीटा भी मान सकते हैं। तो हमने आरएल लोड में बच्चों अभी तक सर्किट को समझा, सर्किट के साथ हमने इसको वेवफॉर्म को समझा। आइए अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज आउटपुट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और साथ में हम आरएमएस वैल्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप कोरिलेट करेंगे इस वेवफॉर्म से कि आप, अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं कि आपके आउटपुट वोल्टेज में जो कंडक्शन एंगल है वो कितना है, तो कंडक्शन एंगल हो रहा है बच्चों जीरो से लेके बीटा तक। तो नॉर्मली आप जीरो से लेके पाई तक लेके चल रहे थे, पर यहाँ एंगल आ जाएगा जीरो से बीटा। सिमिलरली जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट में भी आपको करंट की वैल्यू कहाँ तक मिल रही है? जीरो से लेकर बीटा तक। तो यहाँ भी जो कंडक्शन एंगल होगा वो जीरो से लेकर बीटा तक होगा। बाकी एज यूजुअल वैसा ही कंडक्शन होगा जैसे हम बाकी पहले कैलकुलेशन किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि आरएल लोड है, आप नेटवर्क थ्योरम में ऑलरेडी पढ़े होंगे, जब आप आरएल सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो आप दो प्रकार से एनालिसिस करते हैं बच्चों, ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू निकालते हैं और स्टेडी स्टेट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ बहुत डिटेल में उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो ऐसे आइडियली हमने माना था एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे मेरा डिवाइस कंडक्ट कर रहा है, तो यानी ओमेगा टी इक्वल टू जीरो से आपको आउटपुट का वोल्टेज मिलना है स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है बच्चों? जीरो से बीटा तक। तो एवरेज वैल्यू मैं निकाल लूंगा वन अपॉन साइकिल, यानी टाइम पीरियड 2 पाई का टाइम पीरियड है मेरा एक साइकिल का, और जिसका इंटीग्रल वैल्यू होगा जीरो से लेकर बीटा तक। नॉर्मली कहाँ तक होता था बच्चों? जीरो से लेकर पाई तक। हाफ वेव था तो, लेकिन यहाँ बीटा तक कंडक्शन हो रहा है तो जीरो से लेकर बीटा। और मेरा जो वी एस है वो कितना है बच्चों? वी एम साइन ओमेगा टी, जो मेरा सप्लाई वोल्टेज है। तो वी एस की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे वी एस लिखेंगे, साथ में आप वी एस की जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने वी एम साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और मेरा जो वेरिएबल था वो क्या था? ओमेगा टी। तो डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट कर दिया। याद रखिएगा, अगर गलती से आपने ओमेगा हटा के सिर्फ डी कर दिया, यहाँ पे ओमेगा एज ए कांस्टेंट होगा, फिर आपका इंटीग्रेशन वैल्यू चेंज हो जाएगा, नीचे अपन ओमेगा आएगा। तो एज पर नीड हम करते हैं, पर यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, हमने वेरिएबल ओमेगा टी लिया, तो यहाँ पे मैं ओमेगा टी ही लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों इस Vm को मैं आगे, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, तो Vm अपॉन 2 पाई
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट क्या होगा 0 से बीटा। तो मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो माइनस का वी एम अपॉन टू पाई मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अपर लिमिट को ओमेगा टी की जगह पे बीटा और लोअर लिमिट को 0। तो कॉस बीटा माइनस कॉस 0 दोनों एंगुलर पोजीशन से डिग्री में है, तो कॉस बीटा ही रहेगा। कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1, माइनस को अंदर लेके आऊंगा तो माइनस का कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1, इसीलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। वी एम अपॉन टू पाई माइनस अंदर के बाद हो गया 1 माइनस कॉस बीटा, ये मेरा एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हो गया। सिमिलरली बच्चों आप चाहें तो आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही फॉर्मूला होगा जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों अब हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की बात करेंगे, तो रेसिस्टिव लोड के अक्रॉस ही मैं करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस अपन जो लोड होगा रेसिस्टिव लोड आर, तो मैंने वी नॉट बाई आर ले लिया। वी नॉट की वैल्यू मैंने लिख लिया वी एम अपन टू पाई 1 माइनस कॉस बीटा, तो वी एम 1 माइनस कॉस बीटा अपन टू पाई आर से मल्टीप्लाई हो गया, तो वी एम 1 माइनस कॉस बीटा अपन टू पाई आर, ये मेरा हो गया बच्चों आर एम सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। आप जानते हैं इसलिए मैं वैल्यू बार बार यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई नॉट लिखो या आई ए भी लिख दो। अब मैं एक नॉर्मल रेंज लेके चल रहा हूँ कि जैसे 0 से बीटा के बीच में जो मेरा कंडक्शन हो रहा है, वो कंडक्शन किस प्रकार हो रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाऊंगा। जब कंडक्शन हो रहा है तो मैं मानूंगा वीडी अक्रॉस कितना हो जाएगा 0, यानी ये शॉर्ट मतलब कंडक्शन मोड में हो रहा है। तो यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों वी एस, इसका अक्रॉस वोल्टेज है कितना है वी आर, इसका अक्रॉस वोल्टेज है कितना है वी एल। तो मैं सिंपल सा लॉ लगा सकता हूँ किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ लोड वोल्टेज। तो वी एस इज इक्वल टू लोड वोल्टेज कितना हो गया आर, करंट कितना है आई नॉट, और इसके अक्रॉस करंट कितना है आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर नॉट। और सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है बच्चों एल डी आई नॉट अपॉन डी टी, तो मैंने एल डी आई नॉट अपॉन डी टी लिख दिया इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों वी एस, यानी वी एम साइन ओमेगा टी। अब एक इस इक्वेशन को आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, दो वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक होगा ट्रांजिएंट दूसरा होगा स्टेडी स्टेट। तो मैंने यहाँ बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं किया है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत मीनिंगफुल नहीं है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, पीएस बिमरा या कोई भी रेफरेंस बुक लेकर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टडी स्टेट वैल्यू निकाला है, दैट इज आई एस इक्वल टू वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बच्चों इंडक्टेंस है, और इंडेक्स क्या है बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंस है। तो वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और सिमिलरली जो ट्रांजिएंट हम कैलकुलेट करेंगे ए टू द पावर माइनस आर बाई एल टी, और उसके बाद फाइनल दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी टोटल करेंट, और टोटल करंट से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विद आरएल लोड का सर्किट डायग्राम समझा। हमने वेवफॉर्म भी समझा कि वेवफॉर्म में कैसे नॉर्मल डिवाइस से बियॉन्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे एंगल बीटा तक कंडक्ट कर रहा है, जो कि नॉर्मली हम देखते थे कि तब होता था जब मेरा कंट्रोल रेक्टिफायर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी देखा है कि कैसे हम इसका एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।